हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई के जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए थे उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो आपके 2019 में जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अब तक हम लोग दो शिफ्ट के पेपर प्रोवाइड कर चुके हैं सॉल्यूशन डिटेल में। आज तीसरे शिफ्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पूरे वीडियो में देखेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे और एक आइडिया भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स आपका आरआरबी जेई की जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आपकी CBT 1 की यदि हम बात करते हैं तो आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 165 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, जिसमें 10 फुल लेंथ है, 65 टेस्ट आपका साइंस का, 21 मैथ का, 40 जीके का और 29 रीजनिंग के टेस्ट, और ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो आप लोग सिल की गोली ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी हमारा आरआरबी जेई का CBT 2 का भी टेस्ट सीरीज आपका, इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ, 125 आपके सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट मिलेंगे वेरियस कैटेगरीज में, और 65 टेस्ट आपके नॉन टेक्निकल, क्योंकि नॉन टेक्निकल का ही पार्ट इसमें है तो वो भी आपको मिलेगा। बाकी जो लोग आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, अपना बुक खरीदना चाहते हैं, तो ये वाली बुक जो है आप लोग परचेस कर सकते हैं। सिविल की गोली की जो है आपकी ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें सबसे ज़्यादा इतने जो है पेपर किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप लोग को मिलेंगे। और बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन इस बुक का मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे 29 वाला आपका 2019 वाला जो आपका पेपर हैं चारों वो सॉल्व हो जाएंगे, ये बुक का मैं स्टार्ट कर दूंगा पूरे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो आप लोग बुक खरीद कर रख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोग को पूरा सॉल्यूशन बुक का थ्रू आउट द वीडियो कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन विच ऑफ द क्लासेस ऑफ लीवर इज फल्क्रम प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट एंड लोड। अब ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किससे है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपके आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से जो है लीवर का कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आपका जो फल्क्रम है वो एफर्ट और लोड के, एफर्ट को कई जगह रेसिस्टेंस, लोड को कई जगह रेसिस्टेंस भी लिखता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको कई जगह रेसिस्टेंस भी लिखता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या इसको रेसिस्टेंस भी लिखता है? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि जो है इसको हम कौन सा आपके क्लास में आपको कैटेगराइज करेंगे। अब लीवर की यदि हम बात करते हैं, लीवर क्या होता है? लीवर एक प्रकार का सिंपल मशीन होता है जो कि आपका किसी भी वेट वगैरह को जो है उसमें लगे, जो आपका पिवट होता है उससे जो फिक्स पॉइंट पे पिवट लगा होता है उसके अराउंड फलक्रम वगैरह से हम वेट को इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इसमें आपके यदि क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके 4 क्लासेस हैं। ठीक है, तो 3 क्लासेस को इसको क्लासीफाई किया गया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब यदि हम बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन आपके फलक्रम, एफर्ट और रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब यदि हम क्लास 1 लीवर की बात करते हैं, ठीक है, क्लास 1 लीवर में क्या होता है कि आपका जो फलक्रम होता है वो आपका एफर्ट और लोड के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एफर्ट है, ये आपका रेसिस्टेंस को मैं क्या कहा, लोड भी कहते हैं या रेसिस्टेंस कह लीजिए। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, आपका फलक्रम है। ठीक है, फलक्रम इसके बीच में है, इसको कहते हैं क्लास 1 लीवर। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं क्या, आपका क्रोबार। ठीक है, चाहे आपका क्रोबार हो, सीजर हो, आपका शीशा हो, सीजर्स हो, ये सब आपके क्या है, क्लास 1 में आते हैं। ठीक है, अब क्लास 2 की यदि हम बात करते हैं, क्लास 2 यदि लीवर की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा लीवर होता है जिसमें क्या होता है कि आपका लोड जो होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एफर्ट है, ये आपका फलक्रम है, और ये आपका क्या है, लोड है। लोड क्या है, आपका फलक्रम और एफर्ट के बीच में कहीं पर आपका हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका व्हील बैरो है, ये आपका व्हील बैरो मिल गया, आपका नट क्रैकर है, ये सब आपके जो है इसके मैकेनिकल एडवांटेज में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं उसके। और यदि हम क्लास 3 लीवर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट होता है वो फलक्रम और लोड के बीच में होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्लास 3 है जिसमें एफर्ट कहाँ पे है, फलक्रम और लोड के बीच में है। ठीक है, जैसे आप क्रेन वगैरह देख सकते हैं, क्रेन वगैरह में ऐसा होता है, जैसे एल्बो जॉइंट है, आपका ट्वीजर्स हैं, इन सब में ये देखने को क्रेन वगैरह में मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, क्या कर रहा है आपका जो है, जो लीवर फलक्रम जो है आपका कह रहा है कि क्लास ऑफ लीवर इज फलक्रम
प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट एंड लोड। फलक्रम आपका एफर्ट और लोड के बीच में है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फलक्रम एफर्ट और लोड किसके बीच में है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लास 1, ठीक है, आपका क्लास 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए मटेरियल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। कह रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा, ठीक है, ठीक है, कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ मटेरियल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा जो यूनिट मास है मटेरियल के, उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हीट क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपांसन, टेम्परेचर स्ट्रेस या हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब यदि हम बात करते हैं आपका किसी भी मटेरियल के यूनिट मास के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका जो रिक्वायर्ड हीट, जो आपका जो टेम्परेचर रेज होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको हम सिंबल सी से डिनोट करते हैं और इसको जूल पर ग्राम या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब किसी भी मटेरियल का यदि हम बात करते हैं हायर स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर मोर हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर आपको रेज करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपको हीट लॉन्गर पीरियड तक देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, आपका ये होता है स्पेसिफिक हीट। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको पता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन में यदि अपना वाटर ऐड करते हैं तो उसके कारण जो हीट निकलता है उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे आपने सीमेंट देखा है, जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो उसमें से हीट निकलता है, उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है आपका यूनिट क्या होता है। ऐसे ये आपका सर्वेइंग से एडवांस सर्वे से भी क्वेश्चन को मान सकते हैं और एक तरह साइंस का भी क्वेश्चन, फिजिक्स का कभी कभी ऐड हो जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम में आपका लाइट का स्पीड क्या है और वैक्यूम में क्या स्पीड है, ये जो रेशियो होता है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो नो यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। करें यदि एक बॉडी है, ठीक है, वो दूसरे बॉडी के सरफेस पर रोल कर रही है तो वहाँ पर जो रेसिस्टेंस, मोशन का रेसिस्टेंस जो है उसको क्या कहेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से भी रिलेट करता है और ये आपका मैकेनिक्स से भी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी रिलेट करता है, ठीक है। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यदि हम बात करते हैं तो जब हम फ्रिक्शन की मूविंग बॉडी, कोई सॉलिड मूविंग बॉडी है, वहाँ पर दो प्रकार के आपको फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं। एक आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है और एक आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका, ठीक है, यदि आपका कोई भी, ठीक है, यदि हम बात करते हैं यदि कोई आपका बॉडी जो है किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर यदि रोल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, उस पर रोल कर रहा है, तो वहाँ पर जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है रोलिंग बॉडी के मोशन पर, सीधे कह सकते हैं जो फोर्स रेसिस्टेंस जो रोलिंग बॉडी के मोशन पे काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका रोलिंग ऑफ व्हील, व्हील की रोलिंग हो गई आपकी ग्राउंड पे, ठीक है, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आपका जो रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का, ठीक है, वो एक साइड से दूसरे साइड पर ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक, कॉन्टेक्ट विथ सरफेस के कॉन्टेक्ट में स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा जो रेसिस्टेंस होगा उसको कहेंगे क्या, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक सरफेस पे दूसरा सरफेस पे जो है एक बॉडी रोल कर रही है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, वहाँ पर जो रेसिस्टेंस आएगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए पैसिव सेंसर यूजेस। का जो पैसिव सेंसर होता है वो क्या यूज करता है, सिग्नल एमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिशन टावर्स का, ट्रांसमिशन टावर्स के द्वारा जो सिग्नल्स एमिट होते हैं उनको यूज करता है। कह रहा है इट ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका खुद का सोर्स एनर्जी होता है। कह रहा है सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, कह रहा है इसका सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या फ्लैश लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्लैश लाइट इसका सोर्स एनर्जी होता है। अब यदि हम सेंसर्स की बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग में सर्वेइंग से क्वेश्चन है आपकी, तो दो प्रकार के सेंसर्स होते हैं, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं और एक आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर होते हैं। अब यदि हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये आपके नेचुरल जो सोर्सेस हैं उसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये डिपेंड करते हैं, और इनका यदि मेनली सोर्स हम बात करते हैं तो हमारा सन होता है। मोस्ट कॉमनली सोर्स जो होता है
पैसिव रिमोट सेंसिंग में यदि हम बात करते हैं तो वो आपका सन होता है, ठीक है। इसको एब्सेंस ऑफ सन में भी काम करता है, ठीक है। जब टारगेट मटेरियल जो है वो खुद ही सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई टारगेटेड मटेरियल खुद सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो वहाँ पर ये सन के एब्सेंस में भी काम करता है। बट मोस्ट इन द केसेस हम बात करते हैं तो पैसिव सेंसर जो है सन की एनर्जी को एज ए सोर्स यूज करता है, ठीक है। जैसे आपका रिटर्न ब्रैम विडिकम है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कैनर है, ये सारी जो है आपकी प्राइमरी सोर्स एनर्जी को यूज करती हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो ये आपके मैन मेड सोर्स एनर्जी वगैरह जो है उसको मैनिपुलेट करती हैं और उसको यूज करके ये आपका जो है आपका वेवलेंथ प्रोवाइड करती हैं, जैसे रडार वगैरह हो गया, ठीक है। तो हमारा पैसिव सेंसर की यदि बात करते हैं किसको यूज करता है, तो सन को एज ए सोर्स एनर्जी यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है वाई आर मूरिंग्स प्रोवाइडेड, कह रहे हैं जो मूरिंग्स होती हैं इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं। फॉर एंकरिंग द शिप्स, फॉर वॉशिंग ऑफ शिप्स एंड शिप बोर्ड, फॉर टोविंग द शिप टू द सी, फॉर रिपेयर ऑफ शिप्स। ये आपका डॉक एंड हार्बर से क्वेश्चन है। देखिए मैं गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशन भी अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा, तो उसमें डॉक एंड हार्बर के जब क्वेश्चन लूंगा तो ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। अब जैसे मूरिंग्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी शिप्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो उसके मूवमेंट, उसको ड्रिफ्ट होने या उसके मूव होने को ओपन वाटर में उसको एकदम को प्रिवेंट करना, क्योंकि पहले तो हमको शिप्स को लगाना होता किनारे पे, तो मूव ना कर जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एंकरिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम मूरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। मूरिंग्स क्या करता है कि ये स्टेबिलिटी और सेफ्टी जो होती है पोर्ट्स पर अपना जो है वो आपका इंश्योर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉर एंकरिंग ऑफ शिप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर आईएस कोड। कह रहा है कि आरसीसी और पीसीसी स्ट्रक्चर के लिए आपका मिनिमम ग्रेड कॉन्क्रीट का पूछ रखा है, क्या लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 से यदि हम बात करते हैं 2000, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो मिनिमम ग्रेड लेते हैं क्या होता है, M15 होता है, और आपका रेनफोर्स सीमेंट के लिए हम M20 यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पर M क्या बताता है, M आपके मिक्स को रेफर करता है, ठीक है। M क्या करता है, मिक्स को रेफर करता है, और जो हमारा नंबर होता है वो 28 डेज में जो है उसका जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में बताता है कि कितना स्ट्रेंथ अचीव किया, ठीक है। तो वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका बताता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, M15 एंड M20 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। करा जो विंड है हमारा, जो हवा है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर हम किसके द्वारा करते हैं, बैरोमीटर, ब्यूफोर्ट स्केल, विंड इंडिकेटर या टिंटोमीटर, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हमें स्ट्रेंथ, हमें विंड का दाब प्रेशर नहीं मेजर करना है, यदि हमारे विंड के प्रेशर को मेजर करना हो तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना होता तो हम बैरोमीटर का यूज कर सकते थे। बट यदि कह रहा है कि स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ब्यूफोर्ट स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का एम्पेरिकल मेजरमेंट होता है जो कि आपका फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा 1805 में जो है आपका 1805 में बनाया गया था, ठीक है। ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका जो सी में आपका जो सीप वगैरह चलती है तो वहाँ पे विंड स्पीड वगैरह, जो विंड की स्पीड वगैरह जो होती है उसको मेज़र करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। बैरोमीटर की यदि हम बात करते हैं तो बैरोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो वेदर में चेंजेस वगैरह हैं उसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। विंड इंडिकेटर की यदि हम बात करते हैं तो विंड इंडिकेटर एक्चुअली ये क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑफ विंड वगैरह जो है उसको बताता है, ठीक है। जब हमारा एविएशन की यदि हम बात करते हैं, अपने एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें विंड इंडिकेटर का यूज किया जाता है। टिंटोमीटर ऑप्शन में दे रखा है, टिंटोमीटर आपको पता ही है किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको कलर वगैरह, जो वाटर है, लिक्विड है, उसमें कलर वगैरह को पता करने के लिए हम टिंटोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूफोर्ट स्केल, ऑप्शन नंबर बी। द वाइब्रेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिफोर ग्राउटिंग मेक्स क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि यदि हमारे पास कंक्रीट है और उसको ग्राउटिंग से पहले यदि हम कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं तो कंक्रीट के क्वालिटी जो है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्वालिटी बेटर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, या आपका फेयर हो जाएगी। अब यदि हम बात करते हैं, जब हम अपने, ठीक है, जब हमारा कोई मिक्स कंक्रीट है और मिक्स कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से क्या होगा, इसको जब हम वाइब्रेट करेंगे तो उसके बीच जो आपके वॉइड्स वगैरह हैं उसमें जो एयर रहेगा वो एयर क्या हो जाएगा, उसका रिमूवल हो जाएगा। अब एयर रिमूवल यदि हो जाता है, इसका मतलब जो क्वालिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो और बेटर हो जाएगी, क्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो
यदि हम क्या करते हैं अपने वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब हाई क्वालिटी को अचीव हम कर सकते हैं, जिससे हम ड्यूरेबल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स को आपका फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कुछ ऐसे कॉमन टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। कह द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रिवेट होल्स शुड नॉट बी लेस देन, कह रहा है जो रिवेट होल्स के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो आपका किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हमारे पास जो सेंटर ऑफ रिवेट होल्स हैं, ठीक है, एक रिवेट होल से दूसरे रिवेट होल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका डिस्टेंस होता है एक रिवेट होल से लेकर के दूसरे रिवेट होल के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिच, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पिच। और ये डिस्टेंस, जैसे ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये और इसके बीच का जो है, ठीक है, ये तो आपका डायरेक्शन ऑफ लोड में हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की यदि बात करते हैं तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गेज। अब मिनिमम यदि हम पिच की बात करते हैं तो नॉमिनल डायमीटर का 2.5 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं? 2.5 टाइम्स। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट एट विच डॉट चेंजेस इट्स साइन। अरे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या है जो अपना साइन चेंज करता है? टॉर्जनल मूवमेंट, शियर फोर्स, ऑल ऑफ द ऑप्शन, या बेंडिंग मूवमेंट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, जब हमारे पास कोई बीम है वहाँ पर लोड लग रहा है तो आपका जब उस लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट जो है, ठीक है, जब बेंडिंग मूवमेंट जो है वो अब क्या कर रहा है? साइन को चेंज कर रहा है, ठीक है, उसमें आपका बेंडिंग मूवमेंट क्या कर रहा है? जीरो हो जाए, बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो जाए या साइन चेंज करे, जहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो जाए या यहाँ पर साइन जो है ऐसे चेंज करे, ठीक है, साइन अपना चेंज करे। तो यहाँ पर जो आपका जो होता है इसको हम कहेंगे क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जो आपका जब आप फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो जो कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है, जो कर्वेचर का चेंज होता है उसके कारण जो आपका जो कर्वेचर चेंज होता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स पहुंच जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं, जिस पॉइंट के थ्रू आपका जो है कर्वेचर चेंज होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दोनों आपको पता चल गया। जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है उसको क्या कहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रस ब्रिज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पैन इज। कह रहा है ट्रस ब्रिज में जो है मैक्सिमम जो आपका लिमिट होता है स्पैन का, ठीक है, वो कितना होता है ट्रस ब्रिज में। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। जब हम आर्च ब्रिज की बात करते हैं, किसकी? आर्च ब्रिज की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम आर्च ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा स्पैन का रेंज जो होता है, ठीक है, वो 3 to 15 होता है, 3 to 15 होता है आर्च के लिए, ठीक है। यदि स्लैब की यदि हम बात करते हैं, समझिएगा, सिर्फ स्लैब की बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा जो होता है स्लैब के लिए यदि हम बात करते हैं तो अप टू 9 मीटर होता है। कितना? अप टू 9 मीटर होता है। समझिए, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ये डाटाज हैं, ठीक है। गर्डर एंड बीम ब्रिज की यदि हम बात करते हैं, किसकी? गर्डर एंड बीम की यदि हम बात करते हैं, गर्डर एंड बीम ब्रिज की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए आपका 10 to 60 मीटर, कितना? 10 to 60 मीटर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ट्रस ब्रिज की, यदि हम बात करते हैं किसकी? ट्रस ब्रिज की। ट्रस ब्रिज की यदि हम बात करते हैं तो ट्रस ब्रिज में आपका 32 आपका कितना? 375 मीटर, आपका 375 मीटर हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए एसएसबी ट्रस के लिए होता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आपका ये तो एसएसबी के लिए बता दिया, कैंटिलीवर के लिए यदि हम बात करते हैं तो ये आपका अप टू आपका 550 मीटर कैंटिलीवर के लिए होता है, ठीक है। और इससे 500 से ऊपर यदि हम मान लेते हैं 1400 मीटर तक को, तो उसके लिए हम सस्पेंशन ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रस ब्रिज के लिए यदि हम कॉमन ऑप्शन सही मानते हैं ट्रस ब्रिज के लिए तो आपका 30 to 80 यहाँ पर दे रखा है, इसको मान नहीं सकते, 50 to 150 मान सकते हैं, ठीक है, 50 to 150 वाले को मान सकते हैं। आयोग जो है इसको माना है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है और ऑप्शन भी सही तरीके से इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। का है जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका मेन प्रिंसिपल क्या है? टू इंट्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करना, टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन जोन वेयर टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि जिन जोन्स में टेंसाइल स्ट्रेस आपका एक्सपेक्टेड हो
वहाँ पर जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करना, या कह रहा टू इंट्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस करना, या टू इंट्रोड्यूस शियर स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करना। अब जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें हम इनिशियल कंप्रेशन जो होता है हम कंक्रीट में एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने से पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या कर सके, जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, उसको क्या कर सके, उसको काउंटर अटैक कर सके, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियली कंप्रेशन इंड्यूस कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स, जिसको हम जनरली टेंडन कहते हैं, वो प्रोवाइड कंक्रीट सेक्शन में करते हैं, ठीक है। इसके पीछे मेन प्रिंसिपल यही है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो आपका हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स के द्वारा पहले जनरेट हो जाए, ठीक है, जिसके जहाँ पर जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेस एक्सपेक्ट हो वहाँ पर उसको काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल इज। कह रहा है आपका लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल है, तो कह रहा है उसके लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टाइप ऑफ मटेरियल, यदि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट यदि इलास्टिक कांस्टेंट लेते हैं 4 लेते हैं, और इंडिपेंडेंट की यदि हम बात करते हैं तो आपका 2 लेते हैं। आर्थोग्राफिक के लिए यदि हम डिपेंडेंट की बात करते हैं 12 लेते हैं और इंडिपेंडेंट 9 लेते हैं। अनआइसोट्रोपिक के लिए इनफाइनाइट बात करते हैं किसमें, डिपेंडेंट में, और इंडिपेंडेंट 21। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये डाटाज है, इनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। कह रहा है इनमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, एंथ्राक्स और कॉलरा। आपको पता है वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती हैं, ये ऐसे डिजीज होती हैं जो आपके वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। क्या होता है कि आपके वाटर में पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण ये डिजीज आपके वाटर के थ्रू आपके बॉडीज में होती है, जिसमें आपका एग्जाम्पल है कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यहाँ सही क्या हो जाएगा, कॉलरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आपका पीएचई से क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू डिवाइड द रूफ स्टेजेस इन डिफरेंट लेवल इज टर्म एज। कह रहा है आपका कोई स्ट्रक्चर है जो आपके रूफ लेवल्स जो हैं, रूफ लेवल्स को जो है आपको बांट रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्चर जो है आपके स्टेजेस को डिवाइड करता है रूफ पे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका फ्लोर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर्ड इन। कह रहा है पेंटिंग का जो सरफेस है उसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं मेजरमेंट के, इसमें यदि हम सिंगल यूनिट जैसे डोर है, विंडो है, ट्रस है, इसको नंबर्स में जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट जैसे आपके कॉर्निस हो गया, फेंसिंग हो गया, हैंड रेल, ठीक है, इन सब को हम एक्सप्रेस करते हैं रनिंग मीटर में। और आपका जो एरियल सरफेस वगैरह मेजरमेंट है वहाँ पर जैसे प्लास्टरिंग है, पेंटिंग है, वाइट वॉशिंग है, पार्टीशन ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस है, फॉर्म वर्क है, कॉन्क्रीट जैफरीज हो गई, डैम प्रूफ कोर्स हो गया, इसको हम मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। और जहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट आपके जो होते हैं, जैसे आपका अर्थ वर्क है, सीमेंट कंक्रीट वर्क है, छज्जा आरसी छज्जा वर्क है, मशीनरी है, वहाँ पर हम क्यूबिक मीटर का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन पेंटिंग के लिए कह रहा है स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी का रेशियो है, ठीक है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, या काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे हम सॉलिड में बात करते हैं फ्रिक्शन की, वैसे ही आपके फ्लूइड्स में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे विस्कोसिटी, खासकर लिक्विड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, ये आपका फ्लूइड जो लेयर्स होते हैं उनके मोशंस के बीच जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब ये दो प्रकार से हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। यदि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ये आपका रेशियो होता है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपका क्या कह रहा है, आपका फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, तो होता है आपका क्या
ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, डायनामिक कोई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, वो भी आप लोग को याद रखना है। डायनामिक म्यू जो आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। इनहॉफ कोन इज यूज टू मेजर कर, इनहॉफ कोन जो होता है उसको किसके मेजरमेंट के लिए यूज में लाते हैं? डिजॉल्व सॉलिड के लिए, सेट लेवल सॉलिड के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, या कोलाइडल सॉलिड के लिए, ठीक है। अब यदि इन हाफ कोन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इन हाफ कोन जो होता है वो आपका जो सेट लेवल सॉलिड्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार के कोनिकल ग्लास टाइप के वेसल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी यदि हम बात करते हैं 1 लीटर होती है और 50 ml तक जो है ग्रेजुएटेड मार्क इस पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 0 है, 10, 20, 30, 40, 50 तक। इसमें क्या करते हैं कि सीवेज को 2 आवर्स तक इस कोन में छोड़ देते हैं। 2 आवर्स तक उसमें क्या होता है कि जो आपके सॉलिड्स जो होते हैं वो आपके सेटल हो जाते हैं, उसको हम इन आपका जो यहाँ पर डेजिग्नेशंस दे रखे हैं इससे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनहॉफ कोन होता है, इससे द्वारा हम क्या मेजर करते हैं? सेट लेवल सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स रिकमेंडेड बाय IS 456 2004 एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्सिंग स्टील आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एज पर IS 456 2000 जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, कह रहा है वो कंक्रीट और आपका स्टील के लिए पूछ रखा है क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कंक्रीट के लिए यदि हम कोलैप्स में बात करते हैं तो 1.15 लेते हैं, और स्टील के लिए कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। डिफ्लेक्शन में दोनों में 1 लेते हैं, और क्रैकिंग में यदि बात करते हैं कंक्रीट के लिए 1.3 लेते हैं और स्टील के लिए 1 लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है कोलैप्स में पूछ रखा है क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन 1.5 एंड 1.15, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ बैक वॉशिंग टू दैट ऑफ फिल्ट्रेशन इन टिपिकल रैपिड सेंट फिल्टर। कह रहा है आपका बैक वॉशिंग और फिल्ट्रेशन का रेशियो जो होता है रैपिड सेंट फिल्टर में वो कितना होता है। अच्छा, रैपिड सेंट फिल्टर की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो हम आपका वॉशिंग के बाद इसमें बैक वॉशिंग करके इसको आपका साफ करते हैं, ठीक है, जिसका यदि हम बैक वॉशिंग आपका 15 to 90 सेंटीमीटर पर मिनट होता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं रेट ऑफ बैक वॉशिंग आपका 6 to 16 टाइम्स होता है फिल्ट्रेशन ऑफ इंटायर प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग, जो 15 से 30 मिनट में कंप्लीट होता है। और बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी यदि फिल्टर की बात करें 80 to 90%। तो जब हम रेशियो देखते हैं ना तो लगभग इसका रेशियो जो आता है वो आपका आता है कितना, तो 6 का रेशियो आपका आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रट लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ रखा है। कहता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो इज एप्लीकेबल व्हेन। का जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो कब आपका एप्लीकेबल है? फ्लो जब आपका स्टडी हो, फ्लो आपका 1 डायमेंशनल हो, फ्लो आपका यूनिफॉर्म आपका थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन हो, या सभी। यदि हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की यदि हम बात करते हैं तो फ्लूइड जब आपका मोशन करता है, ठीक है, तो कहता है कि आपका उसका मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे आपका कोई यहाँ पर देखिए ये रहा एक सेक्शन, ठीक है, ये रहा एक सेक्शन, तो यहाँ से जो फ्लूइड आपका जाएगा, ठीक है, यहाँ जो फ्लूइड आपका एंटर करेगा और यहाँ जो आपका फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। कह रहा है मास कंजर्व, मास में कोई चेंज नहीं, चाहे ये ऐसे हो जाए या इसमें 2 और निकाल दीजिए, फिर भी जो फ्लूइड आएगा उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। ρ1 A1 इंटू ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेबल होता है आपका किसके लिए? फ्लो आपका स्टडी हो, फ्लो 1 डायमेंशनल हो, यूनिफॉर्म, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कर्व एंड मीडियन आर 2 एलिमेंट्स इन हाईवे क्रॉस सेक्शन, चूज द करेक्ट मैच। कह रहा है हाईवे क्रॉस सेक्शन में कर्व और मीडियन जो होते हैं 2 एलिमेंट्स होते हैं। कह रहा है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। कह रहा है 1 कर्व एट मिडिल एंड 2 मीडियम एट द साइड एजेस। कह रहा है कि मिडिल में एक कर्व प्रोवाइड करते हैं या 2 आपके मीडियंस प्रोवाइड करते हैं साइड एजेस पे। कह रहा है कर्व एंड मीडियन क्लासिफिकेशन नेम्स आर नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन इन पेवमेंट क्रॉस सेक्शन बट बेस्ड ऑन देयर शेप। कह रहा है जो कर्व और मीडियन होते हैं उसका क्लासिफिकेशन जो है पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट में नहीं करते हैं, उसका कह रहा है कि आपका जो है हम शेप के अकॉर्डिंग करते हैं। कह रहा है कर्व फॉर बोथ साइड एजेस ऑफ पेमेंट एंड 1 मीडियन एट द सेंटर लाइन पेमेंट। कह रहा है कर्व जो होता है बोथ एजेस पे प्रोवाइड करते हैं और कह रहा है पेमेंट के, और एक मीडियन जो है सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं। और कह रहा है मीडियन इज लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट एंड कर्व इज लेटरल एलिमेंट। कह रहा है मीडियन आपका लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट होता है और कर्व आपका क्या कह रहा है? लेटरल एलिमेंट, जो कि गलत दे रखा है, ठीक है। अरे कर्व की यदि हम बात करते हैं तो कर्व क्या करता है? ये आपका बाउंड्री बताता है, कैरेज वे और शोल्डर जो आपका फुटपाथ है,
ठीक है। ये आपका जो है, जो आपके कर्व्स होते हैं इसको प्रोवाइड करना डिजायरेबल होता है, ठीक है। हाइट ऑफ कर्व की यदि हम बात करते हैं 10 सेंटीमीटर अबव एजेस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं जिसमें आपका माउंटेबल कर्व है, सेमी बैरियर कर्व है, बैरियर टाइप कर्व है, और मीडियन क्या होता है कि मीडियन जो है ये आपका सेपरेशन होता है, ठीक है। रोडवेज के अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेशन को बताता है कौन, मीडियम, ये हम सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं कर्व जो होता है बोथ साइड एजेस पे प्रोवाइड करते हैं पेमेंट का, और मीडियन हम सेंटर लाइन ऑफ पेमेंट पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले जो हमारे व्हीकल्स का मूवमेंट है उसको हम बाइसेक्ट कर सकें, ठीक है, सेपरेट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए फेरेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर इज और फेरेटिक लाइन जो होता है वो डैम सेक्शन में लाइन होता है। अच्छा, किसके डैम सेक्शन में जो लाइन होता है, निगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लाइन, पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यदि हम बात करते हैं जब टॉप फ्लो लाइन आपका सैचुरेटेड सॉइल मास का, ठीक है, उसके नीचे जब टॉप फ्लो लाइन जो सैचुरेटेड सॉइल मास के है उसके नीचे यदि आपका सीपेज होता है उसको कहते हैं फेरेटिक लाइन, ठीक है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो फेरेटिक लाइन के बिलो आपका काम करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यदि हम बात करते हैं फेरेटिक लाइन के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का फ्लो लाइन होता है, ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होता है, ठीक है। ये आपका लाइन जो है सैचुरेटेड सॉइल मास को जो है आपका क्या करता है, सेपरेट करता है, जो अनसैचुरेटेड सॉइल मास से सैचुरेटेड को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऊपर की हो तो पॉजिटिव लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड। कह रहा है जो एंड पोस्ट के प्लेन होते हैं उसमें जो ब्रेसिंग प्रोवाइड किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वे ब्रेसिंग, बॉटम लेटरल ब्रेसिंग, टॉप लेटरल ब्रेसिंग, या पोर्टल ब्रेसिंग, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पोर्टल ब्रेसिंग की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है पोर्टल ब्रेसिंग, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ट्रस का और टाइज का, ठीक है, जो कि आपका जो इंक्लाइंड ब्रेसेस होते हैं वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करता है, ये आपका जो एंड पोस्ट होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड, जो एंड पोस्ट के प्लेन में प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं पोर्टल ब्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड। कह रहा है कोई मेंबर है उस पर बेंडिंग आ रहा है उसको क्या कहेंगे, तो यदि आपको पता ही है कि हमारा बेंडिंग किस पे आता है, बीम पर आता है, बीम पर क्या आता है आपका बेंडिंग आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। कॉलम पर आपको बताइए कॉम्प्रेशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या द टारजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन। आपको पता है जो टारजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं NC, NQ, N गामा, ये किस पर डिपेंड करते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं, और ये डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल ओनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट शुड बी लेस देन। कह रहा है फिलेट जो है उसका इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो आपका किससे कम होना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वेल्ड का, ठीक है, वो आपका 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड से कम होना चाहिए, ठीक है, शुड बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। सही ऑप्शन क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इन फाइबर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपरली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। कह रहा है जब फाइबर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट है यदि उसमें जो फाइबर्स हैं उसको प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं किए गए हैं तो कह रहा है जो प्रॉब्लम उसमें आपका जो है क्रिएट होता है उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। तो यदि हम फाइबर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट की बात करते हैं क्या होता है, ये एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि आपका सीमेंट, मोटार, कंक्रीट और आपके जो है सूटेबल जो फाइबर्स होते हैं जिनको हम यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करते हैं उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ये क्या काम करता है, तो यदि हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के, ये आपका कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, एयर वॉइड्स जो है उसको क्या करता है रिड्यूस कर देता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यदि मान लीजिए कि हमारा जो है ये सब उसके बेनिफिट्स हैं, यदि प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं क्या, बालिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बालिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन इंडिया। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है लैंड डिग्रेडेशन मेथड है जो आपका जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रिवेलेंट है। सॉइल इरोजन, सॉइल सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड, डिजर्टिफिकेशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा यदि हम बात करते हैं सॉइल इरोजन होता है,
ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो सॉइल का जो फर्टाइल लेयर होता है सबसे ऊपर का, वो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है। और इसके कारण सॉइल के इरोजन के कारण आपका जो लैंड होता है उसकी फर्टिलिटी आपकी रिड्यूस भी हो जाती है। ये आपका बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया। ठीक है। इन सब के कारण ये देखने को आपको मिलता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? सॉइल इरोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा था इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 मिनट्स देन इट इज क्लासिफाइड एज। कह रहा है कि यदि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम आपका सीमेंट का 10 मिनट है तो क्या होगा? यदि हम क्विक सेटिंग सीमेंट की यदि हम बात करते हैं ऐसा, तो उसका 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। ठीक है। 30 मिनट आपका जो है फाइनल सेटिंग टाइम होता है। लेकिन अब एज पर यहाँ पर ऑप्शन से यदि हम देखें, सही ऑप्शन आपका क्विक सेटिंग सीमेंट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा है एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम कैन बी डन बाय। करा है जो कॉन्टिन्यूस बीम है उसका एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? 3 मूवमेंट थ्योरम के द्वारा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। यदि हम कॉन्टिन्यूस बीम जो है उसको एनालाइजेशन की बात करते हैं तो उसको तीनों 3 मूवमेंट थ्योरम यूज करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपके जो कॉन्टिन्यूस बीम है उसका रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं सपोर्ट्स पे। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है ये आपका स्ट्रक्चर के बिहेवियर, सर्टेन लोड कंडीशन वगैरह को एंड मूवमेंट्स को बता सकता है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को भी यूज करते हैं। जो इसका यूज हम जितने भी इंडिटरमिनेट बीम होते हैं या फ्रेम्स होते हैं उसमें यूज करते हैं। और इसमें आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम जो है यूज किया जाता है। ये सभी को यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, कह सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूस बीम। कह रहा है कोई आपका कॉन्टिन्यूस बीम है उसका इंटरमीडिएट सपोर्ट का सिंकिंग हो रहा है तो क्या होगा? कह रहा है रिड्यूसेस द निगेटिव मूवमेंट ऑफ सपोर्ट। कह रहा है सपोर्ट का निगेटिव मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द निगेटिव मूवमेंट ऑफ सपोर्ट। कह रहा है सपोर्ट का जो है निगेटिव मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। कह रिड्यूस द पॉजिटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। कह रहा है सपोर्ट पर पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द पॉजिटिव मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ स्पैन। का सेंटर ऑफ स्पैन पे जो है पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ABCD करके एक हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस बीम है। अब यदि हम बात करते हैं, जब कॉन्टिन्यूस बीम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लॉक वाइज मूवमेंट को यदि हम निगेटिव कंसिडर कर ले और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को यदि हम पॉजिटिव कंसिडर कर लें। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कंसिडर किया। अब मूवमेंट जो प्रोड्यूस होगा डाउनवर्ड सिंक प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर बी पे क्या आएगा? डाउनवर्ड सिंक आएगा। अब ये डाउनवर्ड सिंक यदि हम कंसिडरेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? डाउनवर्ड सिंक की यदि हम बात करते हैं तो निगेटिव मूवमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और पॉजिटिव मूवमेंट डेवलप हो रहा है। सिंक के कारण क्या होता है? सिंक के कारण आपका निगेटिव मूवमेंट जो होता है वो आपका रिड्यूस होता है। पॉजिटिव मूवमेंट क्या होता है? वो आपका सिंक पर आपको इंक्रीज होता है। ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल मूवमेंट में रिडक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब पॉजिटिव मूवमेंट आपका सेंटर ऑफ स्पैन पे क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। सेंटर ऑफ स्पैन पॉजिटिव मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस निगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। नहीं, इंक्रीज द पॉजिटिव मूवमेंट एट द सेंटर। दो स्टेटमेंट आपके सही है, पहला और चौथा। पहला और चौथा किसमें है? यहाँ पर रहेगा, सॉरी इसको मैं सही करा दूंगा। फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट इट फॉर्म्स क्रैक नोन एज। करा है कि यदि आपका कोई यूनिफॉर्म सेटलमेंट वाला आपका हार्ड एंड कॉन्क्रीट है लेकिन उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके कारण जो क्रैक फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहेंगे? सेटलमेंट क्रैक, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, शियर क्रैक या रैंडम क्रैक। तो हमारा जो कोई कॉन्क्रीट है, हार्ड एंड कॉन्क्रीट है, यदि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसके कारण जो आपके फीचर्स वगैरह दिख रहे हैं, जो उसके कारण जो क्रैक्स दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं सेटलमेंट क्रैक। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका पैरेलल लेंथ के पैरेलल ही आपका जो है फीचर्स वगैरह क्रैक वगैरह जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। ठीक है। ये आपका जो है पुअरली कंस्ट्रक्टेड जॉइंट्स के कारण या थर्मल श्रिंकेज के कारण आपका आ सकता है। शियर क्रैक की यदि हम बात करते हैं ये आपका सेल्फ वेट के कारण, मूवमेंट के कारण ये आपका डायगोनल टेंशन क्रैक भी इसको कहते हैं, आ सकता है। ठीक है। रैंडम क्रैक की बात करते हैं तो इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है। ये भी आपका जो है वेरियस डायरेक्शन में ये क्रैक आपको देखने को मिलता है। पुअर मैनेजमेंट यदि आपका क्वालिटी कंट्रोल पे रहे तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेटलमेंट क्रैक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए 6 मीटर डीप टैंक रेक्टेंगुलर शेप, टॉप 6 मीटर इंटू 4 मीटर एंड बॉटम 4 मीटर इंटू 2 मीटर। जब मॉडल फार्मूला से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए क्या दे रखा है आपको? एल दे रखा है ना गिवन में, क्या है लेंथ दे रखा है कितना? 6 मीटर।
चलिए टॉप एरिया निकाल सकते हैं, टॉप एरिया निकालते हैं। टॉप एरिया क्या आ जाएगा हमारा, 6 इंटू फोर ये आपको 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बॉटम एरिया निकाल देते हैं, बॉटम एरिया क्या आ जाएगा आपका, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर, सॉरी 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A1 मिल गया, A2 मिल गया। ठीक है, अब AM निकाल दीजिए। AM आपको पता है क्या है, A1 प्लस A2/2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 24 और 8, ठीक है 32, तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड, AM निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, AM आपका 6 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा कितना, इंटू 4 प्लस 2/2, तो AM निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर स्क्वायर आएगा। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए हम बात करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा L/6 A1 प्लस 4 AM प्लस A2। चलिए निकाल देते हैं। L कितना है आपका, L हमारा 6 मीटर है, 6/6 24 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 8, सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 92 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है डॉट इज द प्रोसेस फॉर इनवाइटिंग बिड्स आर प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। कह रहा है कि आपका कोई इन्विटेशन है, उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, जो बिडिंग का प्रपोजल प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग, स्टार्टिंग, टेंडरिंग या प्लानिंग। अच्छा, शेड्यूलिंग की यदि बात करते हैं, शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है रिसोर्स का एलोकेशन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट का डिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये सब आपका शेड्यूलिंग में होता है। स्टार्टिंग क्या होता है, तो स्टार्टिंग आपका बिगिनिंग प्रोसेस होता है, जैसे आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो आपका टेंडर है, उसका बिगिनिंग प्रोसेस होता है। टेंडरिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पैकेजेस को स्पेसिफाई करते हैं बिड्स में। ठीक है, प्लानिंग तो पूरा जो है आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे आपको काम करना है, क्या क्वालिटी कंट्रोल रखना है, ठीक है, कब तक क्लोज करना है, प्लान्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो टेंडरिंग आपका प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्विटेशन करते हैं अपने किसके, बिड्स के प्रपोजल का। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, टेंडरिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह व्हेन डज ए क्विक सेंड कंडीशन इज डेवलप इन सॉइल। कह रहे सॉइल में जो क्विक सेंड कंडीशन होता है वो आपका कब डेवलप करता है। हेड कॉजिंग डाउनवर्ड फ्लो इज डिक्रीज। कह रहा है डाउनवर्ड फ्लो डिक्रीज करने जो हेड कॉज होता है, हेड कॉजिंग अपवर्ड फ्लो इज डिक्रीज, हेड कॉजिंग अपवर्ड फ्लो इज डिक्रीज, अच्छा इंक्रीज था, हेड कॉजिंग डाउनवर्ड फ्लो। अच्छा, क्विक सेट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, जब आपका सीपेज प्रेशर, क्विक कंडीशन की बात करते हैं, ये कब आपका आकर करता है, जब आपका सीपेज प्रेशर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। क्या होता है कि ये आपका सबमर्ज्ड सॉइल वेट के, जो सबमर्ज्ड सॉइल है उसके वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है उसके कारण ओवरकम हो जाए, तो आपको क्या होते हैं, जो सॉइल सेंड के ग्रेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्विक सेंड कंडीशन। और क्विक सेंड कंडीशन में जो होता है हेड जो है अपवर्ड फ्लो का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आर ई वॉल्स मीन। कर रहा है जो आर ई वॉल्स है उसका मतलब क्या होता है, रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल, रेसिस्टेंट अर्थ वॉल, रिविटमेंट अर्थ वॉल या रिटेनिंग अर्थ वॉल। यदि हम आर ई वॉल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रिटेनिंग अर्थ वॉल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिटेनिंग अर्थ वॉल, जो कि आपका सॉइल वगैरह को जो है रिटेन करता है। ठीक है, सही ऑप्शन, लेटरल प्रेशर सॉइल जो है उसका रिटेन करता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। कर रहा है सीमेंट का जो साउंडनेस है वो किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा यदि हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम बात करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम किसकी बात करते हैं, किसकी, साउंडनेस के लिए हम बात करते हैं दो प्रकार से, आपको पता ही है। एक हमारा क्या होता है साउंडनेस के लिए, ली चैटलियर होता है। क्या होता है, ली चैटलियर, ये अपरेटस होता है। और दूसरा हमारा ऑटोक्लेव होता है। क्या होता है, ऑटोक्लेव। दो मेथड्स हैं हमारे साउंडनेस के लिए।
अब यदि हम बात करते हैं ली चैटलियर रिपर्टस की, ठीक है, तो ली चैटलियर रिपर्टस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको किसके कारण साउंडनेस बताता है? फ्री लाइम। किसके कारण? फ्री लाइम, फ्री लाइम के कारण। और ऑटोक्लेव की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों बताता है। किसको? लाइम एंड मैग्नीशिया, तो दोनों को बताता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। साउंडनेस टेस्ट जो है आपका किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ली चैटलियर अपैरेटस का। यहाँ पर डिफरेंट अपैरेटस देख सकते हैं। पिकार्ड अपैरेटस के द्वारा कंसिस्टेंसी, ली चैटलियर आपको बताया साउंडनेस, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के द्वारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और स्टैंडर्ड ब्रिकार्ड टेस्ट जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। कह रहा है आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है। यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास एम दे रखा है, लेंथ एल दे रखा है, इसके मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ बताना है, क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिड पॉइंट पे बताना है तो मिड पॉइंट के लिए 1/12 ml² आता है और एंड पर आपका 1/3 ml² आता है। तो हमको मिड पे बताना है तो क्या हो जाएगा? ml²/12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू ICAO स्पेसिफिकेशन फॉर फील्ड रनवे लेंथ टेक ऑफ रनवे अवेलेबल इज। कह रहा है ICAO के अकॉर्डिंग जो है आपका जो रनवे लेंथ होता है तो उसको टेक ऑफ के लिए जो अवेलेबल रनवे होता है उसको हम क्या कहते हैं? LDA, TODA, TORA, ASDA। अब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हमारे जो है बनाए गए हैं। 4 जोन्स जो है आपका डिक्लेयर किए गए रहते हैं डायरेक्शन में रनवे के, ठीक है। पहला होता है TORA जिसको हम कहते हैं टेक ऑफ रनवे अवेलेबल। ये लेंथ यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उसका जो सुटेबल ग्राउंड रन होता है उसको हम कहते हैं टोरा, मतलब टेक इन रनवे अवेलेबल, ठीक है। ये आपका लगभग आपका टेक ऑफ के लिए, ठीक है, 200 फीट तक का टेक ऑफ में यूज में लाया जाता है। इस तरह TOD है जिसको टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है TORA प्लस आपका जो रिमेनिंग रनवे लेंथ होता है क्लियरेंस वगैरह के लिए उसको मिलाकर होता है। इस तरह एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल होता है, ये आपका रनवे प्लस आपका स्टॉपिंग लेंथ जो होता है उसके लिए होता है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? TORA। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर द लोड एरिया ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फ्रॉम ए गिवन एक्सिस इज कॉल्ड। कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि किसी पॉइंट, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कह रहा है किसी पॉइंट का डिस्टेंस जहां आपका जो है पूरे बॉडी का होल एरिया आपका जो है एज्यूम किया जाता है कॉन्सेंट्रेट, और जो एक्सिस होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गाइरेशन, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेडियस ऑफ गाइरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये आपका डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पर बॉडी का मास आपका कॉन्सेंट्रेट करता है टू द एक्सिस जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन एक्सिस है उसके बीच का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस होता है उसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कहते हैं रेडियस ऑफ गाइरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। I बराबर m² आता है, यहाँ पर k इक्वल टू क्या आ जाएगा? √I/a। के आपका रेडियस ऑफ गाइरेशन है। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट HMA मीन्स, कह रहा है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो HMA इसका मतलब क्या होता है? हार्ड मिक्स एस्फॉल्ट प्लांट, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट प्लांट, या हॉट मिक्स एडमिक्सचर, या हॉट मिक्स एग्रीगेट। अब यदि हम हॉट मिक्स एस्फॉल्ट की बात करते हैं, HMA की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, क्या होता है हॉट मिक्स एस्फॉल्ट? यदि हॉट मिक्स एस्फॉल्ट की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 95% स्टोन, सैंड, ग्रेवल, और उसमें हम एस्फॉल्ट सीमेंट को ऐड कर देते हैं और क्रूड ऑयल उसका बाई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इससे हमारा हॉट मिक्स एस्फॉल्ट मिलता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट। पेमेंट सरफेस वगैरह बनाने में यूज में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम विथ द बोथ एंड फिक्स्ड इज 160 kN if the same section is to be used for another column of double the length the critical load is। करा क्रिटिकल लोड करा किसी कॉलम के लिए जिसका दोनों एंड आपका फिक्स है 160 kN है। कह यदि सेम सेक्शन को यूज कर रहे हैं और हम क्या करते हैं दूसरे वाले का जो लेंथ डबल कर देते हैं, क्रिटिकल लोड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है जो क्रिटिकल लोड क्या होता है? P = π² EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि आपका क्रिपलिंग लोड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, L² होता है सॉरी, उसके स्क्वायर के। इसका मतलब यदि आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स तो क्रिपलिंग लोड जो है वो डिक्रीज होगा कितना? 4 टाइम्स डिक्रीज होगा,
ठीक है, तो 160 है, ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो पीसीआर की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका 160 अपॉन 4 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 40 किलो न्यूटन, ऑप्शन आएगा 40 किलो न्यूटन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, कर रहा है इनमें से कौन सा मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। यदि हम डिटेल एस्टिमेट की बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग प्लान, डिजाइन चार्ट, सुटेबल आपको जो शेड्यूल ऑफ रेट, ये सब होते हैं। ठीक है, जो आपका मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट होता है वो हमारा कौन सा होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है टिंटोमीटर इज यूज टू मेजर, कह रहा है टिंटोमीटर का यूज हम किसके मेजरमेंट में करते हैं, कलर, टेम्परेचर, ऑर्डर या हार्डनेस। यदि हम टिंटोमीटर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम वाटर के कलर को मेजर करने के लिए करते हैं, और ये आपको कलर को किसमें मेजर करता है, टीसीयू में करता है। ठीक है, किसमें करता है, टीसीयू में करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कलर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड, कह रहा है बेंडिंग मूवमेंट का जो स्ट्रेस कॉज होता है उसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो आपका स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। और यदि आपका दो आपके फोर्सेस जो है आपका डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस कॉज होता है शियर स्ट्रेस कॉज होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की यदि आप बात कर रहे हैं तो आपका जो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है वो स्लाइड नहीं कर रहा है सेम लाइन ऑफ फ्रिक्शन पे, यदि डिफरेंट लाइन ऑफ सेक्शन पे लग रहा है तो शियर स्ट्रेस, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और यदि आपका जो है एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन फ्लेक्सुरल स्ट्रेस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द लॉस ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाय, कह रहा है आपका जो है लॉस ऑफ हेड जो है पाइप में जो आपका फ्रिक्शन के कारण आ रहा है उसको किससे कैलकुलेट करेंगे, डार्सी लॉ से, डार्सी विस्बैक इक्वेशन से, एनर्जी लॉ से, चेजिस लॉ। यदि हम डार्सी विस्बैक इक्वेशन की बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज इक्वेशन है फ्रिक्शनल, जो आपका जो है फ्रिक्शन है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो है पाइप में, उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके द्वारा एच एफ इक्वल टू क्या आता है, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, जहाँ पे एफ क्या है फ्रिक्शन फैक्टर, एल आपका लेंथ ऑफ पाइप, बी एवरेज वेलोसिटी है, डी आपका डायमीटर ऑफ पाइप है, और जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स टू जज, कर रहा है जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो किसको जज करने में हेल्प करता है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, या बोथ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, या नाइदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म नॉर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब यदि हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की, फाइनेंशियल एनालिसिस एक्चुअली जो है हमारा जो फॉर्म्स हैं उनमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, इन सब को एनालिसिस करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसका मतलब ये आपका जो एफिशिएंसी फर्म का है उसको बताता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ओके, द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज 25 mm, देन द स्लोप एट सपोर्ट इज, सपोर्ट पे स्लोप पूछ रखा है। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे यदि आपका एल कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, स्लोप आपका क्या आता है WL स्क्वायर अपॉन 60 EI। ठीक है, और आपका डेल्टा दे रखा है कितना 24 mm, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आता है, डिफ्लेक्शन आपका WL क्यूब अपॉन 48 EI, 24 से यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पर WL स्क्वायर की वैल्यू, और इसको यदि हम सपोर्ट थीटा इक्वल WL स्क्वायर में पुट अप करेंगे तो आपका 72/L आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ मैं सॉल्व करता, ये रह गया था न्यूमेरिकल इस तरह, तो आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू ICAO रिकमेंडेशन व्हाट इज द रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन फॉर द रनवे अबव MSL, कर रहा है ICAO के अकॉर्डिंग आपका जो है रेट ऑफ एलिवेशन करेक्शन पूछ रहा है आपका रनवे अबव MSL। अब यदि हम करेक्शन फॉर बेसिक रनवे लेंथ की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आपका पहला एलिवेशन करेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका MSL के लिए जहाँ पर 300 मीटर एवरी 300 मीटर राइज के लिए हमारा जो लेंथ है उसको हम 7% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये करेक्टेड लेंथ आपका आता है। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन की यदि हम बात करते हैं इक्वल टू TA प्लस TM माइनस TA अपॉन 3 आता है। TM क्या है, मंथली मीन मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ, TA आपका मंथली मीन एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ आपका 1% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव की यदि हम बात करते हैं तो दोनों करेक्शन को ऐड करते हैं, वो आपको 35% ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
और ग्रेडियंट के लिए आपको पता ही है कि प्रत्येक 1% ग्रेडियंट के लिए हम 20% आपका रनवे लेंथ को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं एलिवेशन करेक्शन के लिए तो 7% एवरी 300 मीटर आपका जो है एलिवेशन के लिए इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है इफ टू इंडिविजुअल फुटिंग्स आर टू क्लोज एज पर डिजाइन दे शुड बी कन्वर्टेड है। कह रहा है कि यदि आपके दो इंडिविजुअल फुटिंग जो है एज पर डिजाइन यदि क्लोज हैं, पास पास हैं, तो कह रहा है कि उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट राफ्ट में, स्ट्रेपिंग फुटिंग में, आपका स्ट्रिप राफ्ट में, या कंबाइंड फुटिंग में। तो यदि आपका या एज पर डिज़ाइन कहा जाता है कि जब यदि आपके दो फुटिंग, ठीक है, यदि दो फुटिंग आपके जो है क्लोजली एक दूसरे के पास पास यदि आपके दो फुटिंग जो इंडिविजुअल फुटिंग्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, एज पर डिज़ाइन, तो हम उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग में। ठीक है, क्या करते हैं उसको कंबाइंड फुटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, कंबाइंड फुटिंग। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं कंबाइंड फुटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका फॉर ए कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इफ द कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सैंड मेंटेनिंग टोटल एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कांस्टेंट देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट इज। कह रहा है कि यदि कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के लिए यदि हम कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सैंड के जगह पे कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और टोटल एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को जो है कांस्टेंट हम मैनेज करके रखते हैं, तो कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिपेंड करेगा अदर फैक्टर पे, या रिमेन अनचेंज या इंक्रीज। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की, क्या होता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ये होता है वेट ऑफ एग्रीगेट टू द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, जब हम वेट ऑफ सीमेंट को बढ़ाते हैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो होता है वर्केबिलिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर यदि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि सरफेस एरिया आपका कोर्स एग्रीगेट का लेस होगा जब आपका फाइन एग्रीगेट से लेस होता है, इसका मतलब जब हम कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज करेंगे प्रोपोर्शन में, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, रिड्यूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लूड प्रूफिंग मेजर फॉर हाउसेस। कह रहा है कि हाउस के लिए इनमें से कौन सा फ्लूड प्रूफिंग का जो है तरीका नहीं है आपका, ड्राई फ्लड प्रूफिंग, फ्लड वॉल्स, डिटेंशन बेसिन, या एलिवेशन। यदि फ्लूड प्रूफिंग की बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसे बैरियर्स वगैरह, कुछ ऐसे फ्लड वॉल्स वगैरह बनाते हैं, वाटर फ्लडिंग फाउंडेशन वगैरह बनाते हैं जो फ्लड को रेसिस्टेंट कर सकें। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज, एलिवेटेड यूटिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं डिजाइनिंग में। ठीक है, तो हम फ्लड प्रूफिंग में तो आपका ड्राई फ्लड प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्लड वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर डिटेंशन बेसिन ऐसा कुछ हम फ्लड प्रूफिंग में प्रोवाइड नहीं करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डिटेंशन बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ। कह रहा है मिनी ड्राफ्टर जो होता है उसमें किसका किसका फंक्शन होता है, आपको पता ही है। जो मिनी ड्राफ्टर हमारा होता है, मिनी ड्राफ्टर एक इंजीनियरिंग आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका कॉम्बिनेशन होता है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ड्राइवर, कंपास, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन आपका फ्रेंच कर्व और प्रो सर्कल का आपका जो है ये आपका टी स्क्वायर जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। कह रहा है कंपास सर्वेइंग में जो लोकल अट्रैक्शन होता है वो किसके कारण एग्जिस्ट करता है। तो लोकल अट्रैक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जब आपका मैग्नेटिक नीडल कंपास का जो होता है कोई उसके आसपास यदि कोई उसके आसपास यदि मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके कारण आपका मैग्नेटिक नीडल यदि इन्फ्लुएंस हो जाता है जिससे इनएक्यूरेट रीडिंग भी आपको देखने को मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज नियर द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच फिनोमिना। कह रहा है कि जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो आपके जो है जो कंक्रीट के स्लम्प होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं किस फिनोमिना के कारण, डेंसिफिकेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स का सीमेंट पार्टिकल के डेंसिफिकेशन के कारण, ड्राइंग ऑफ सीमेंट पार्टिकल का सीमेंट पार्टिकल के ड्राइंग के कारण, का डिस्पर्सन एंड डिफ्लॉकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स का सीमेंट पार्टिकल्स के डिस्पर्सन और डिफ्लॉकुलेशन कारण, या आपका कह रहा है डिटोरिएशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल के डिटोरिएशन कारण। अब सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करते हैं क्या है,
ये एक प्रकार के एडमिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण ये डिस्पर्स और डिफोकुलेट सीमेंट पार्टिकल्स जो है अपना फॉर्म करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होता है, और इसके कारण ही आपका जो है स्लम्प जो है कंक्रीट का वो आपका क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द स्पेशल फॉर्म वर्क विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन टॉल स्ट्रक्चर एंड विच मूव्स ऑफ कंटिन्यूसली इज कॉल्ड एज। कह रहा है एक आपका स्पेशल प्रकार का फॉर्म वर्क जो कि आपका विदाउट सपोर्ट ऑफ ग्राउंड का होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में टॉल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है और कंटिन्यूसली उसको मूव कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्लीप फॉर्म, मैयम फॉर्म, लॉस्ट फॉर्म या टनल फॉर्म। अब स्लीप फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें आपका जो है कंक्रीट को हम क्या करते हैं, टॉप से कंक्रीट को उसमें पावर करते हैं, मतलब कंक्रीट को डालते हैं कंटिन्यूसली और फोम वर्क को ऊपर की ओर मूव करते जाते हैं, ठीक है। जैसे कंक्रीट को पावर करते हैं उसके बाद फोम वर्क को वर्टिकली हम 5 to 30 आपका सेंटीमीटर पर आवर इस स्पीड से हम ऊपर की ओर करते हैं, जैसे जिससे क्या होता है आपका कंक्रीट जो हार्ड हो जाता है और जो है बाद में उसको फ्री कर लेते हैं फॉर्म वर्क ऊपर की ओर, फिर से उसमें आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ये भी आपका 6 प्रकार के स्लिप फॉर्म वर्क्स होते हैं, जैसे वर्टिकल स्लिप फॉर्म वर्क, हॉरिजॉन्टल स्लिप फॉर्म, टैपर स्लिप फॉर्मिंग, कैंटिलीवर फॉर्मिंग, एक सेप स्लीपर, ये सब आपकी कोनिकल स्लीपर फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। ये आपको टॉल स्ट्रक्चर जैसे ब्रिज, टावर, इन सब में यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, स्लीप फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट इन टाउन प्लानिंग इज। कह रहा है जो टाउन प्लानिंग में जो है सबसे मेन जो आपका फैक्टर है वो हम पहले क्या कंसिडर करते हैं, टोपोग्राफी, आपका गवर्निंग बॉडी एंड कल्चरल हेरिटेज, इकोलॉजी ऑफ लैंड और सोसाइटी नीड्स। अब यदि हम बात कर रहे हैं, जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन जो होता है, टोपोग्राफी वगैरह देखते हैं कि आपका जो है ग्राउंड कैसा है। यदि मान लीजिए अनइवन ग्राउंड है तो उसको लेवलिंग करनी पड़ेगी, या हम देखते हैं कि यदि आपका ग्राउंड जो है लोअर लेवल पे है तो उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, या आपका ग्राउंड जो है उठा हुआ है तो वहाँ पर जो है कटिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों को हम टोपोग्राफिक लेवल पे देखते हैं। तो सबसे मेन यदि कोई फैक्टर, बाकी चीज़ों को देखते हैं लेकिन यहाँ पर मेन फैक्टर कह रहा है तो वो होता है आपका टोपोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लेज टाइल्स और ब्रिक्स आर यूज्ड एज फेसिंग मटेरियल फॉर द रबल और कंक्रीट और ब्रिक बैकिंग इन। कह रहा जो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लेज टाइल्स या जो ब्रिक्स होते हैं वो फेसिंग मटेरियल में आपका जो है रबर या कंक्रीट ब्रिक में यूज किया जाता है बैकिंग के रूप में, तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ब्रिक फेसिंग विथ रबर और कंक्रीट बेसिक बैकिंग मशीनरी, ब्रिक बैक्ड एस्लर मशीनरी या रेंडन रबल मशीनरी, या स्टोन फेसिंग विथ ब्रिक रबल और कंक्रीट बैकिंग मशीनरी। अब यदि हम कंपोजिट मशीनरी की बात करते हैं, ये सब कंपोजिट मशीनरीज है। यदि हम बात करते हैं ब्रिक फेसिंग विथ रबल और कंक्रीट बैकिंग, तो ये आपका स्पेशल टाइप का, इसमें हम ग्लेज टाइल्स का यूज करते हैं फेसिंग मटेरियल के रूप में, और रबल में हम कंक्रीट या ब्रिक को यूज में करते हैं, ठीक है। कंक्रीट को यूज करते हैं, ब्रिक को हम बैकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टेराकोटा टाइल्स वगैरह को इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिक बैक्ड यदि एस्लर फेसिंग की बात करते हैं, इसमें फेसिंग जो स्टोन्स का होता है वो रफली टूल होता है, ठीक है। स्टोन विथ फेसिंग विथ ब्रिक रबल या कंक्रीट बैकिंग की बात करते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है एस्लर मशीनरी का और रबल मशीनरी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे हम स्पेशल टाइप के जो है ग्लेज टाइल्स या ब्रिक को हम फेसिंग मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं और कंक्रीट टाइप ब्रिक को जो है बैकिंग में यूज कर रहे हैं, तो हमारा होगा ब्रिक फेसिंग विथ रबल और कंक्रीट बैकिंग मशीनरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज एन। का जो जिप्सम हम यूज करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वो किस प्रकार से एक्ट करता है, एज ए प्लास्टिसाइजर, एयर इंटर्निंग एजेंट, रिटार्डर या एक्सलरेटर। अब रिटार्डर की यदि हम बात करते हैं, क्या होते हैं रिटार्डर्स, रिटार्डर्स आपके जो एक एसिड मिक्सचर होते हैं जो कि आपका हाइड्रेशन के समय जो आपका केमिकल रिएक्शंस होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम वर्केबिलिटी को अपना उसके टाइम को बढ़ा सकते हैं, मोर ड्यूरेशन आपके वर्केबिलिटी को मिल जाती है। जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट जिप्सम हो गया, आपका टार्टरिक एसिड हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर सेलुलोज, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके रिटार्डर के काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रिटार्डर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वी पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कह रहा है आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज ए कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स विच सिंप्लीफाई इकोनॉमिक कंपेरिजन्स। कह रहा है इंजीनियरिंग इकोनॉमी है वो आपका कलेक्शन है मैथमेटिकल टेक्निक्स का, जो कि आपका इकोनॉमिक कंपेरिजन्स को क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, या ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज ए डिसीजन assistance tool by which one method will be chosen at the most economical one।
CPM पार्ट वगैरह से ये भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक एक ऐसा डिसीजन है जिससे हम, या ऐसा एक असिस्टेंस टूल है जिसके द्वारा हम जो है मोस्ट इकोनॉमिकल आपके जो मेथड जो चूज कर सकते हैं। कह रहा है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग इकोनॉमी वन शुड बी एबल टू क्लासीफाई द बेसिक टर्मोलॉजी एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। अब यदि इंजीनियरिंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी क्या है? ये एक आपका, हम बात करते हैं, ये आपका मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे कंपैरिजन आपका ईजियर हो जाता है। इसमें आपका फॉर्मुलेटिंग, एस्टिमेटिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन पर्पज में होती हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सर्विस का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इक्विपमेंट और आपका जो प्रोसेस उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट अपना जो है और प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें सब कुछ इसमें जितने ऑप्शन है सब सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विथ ए ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टाइप है रूफ का जिसमें स्लोप जो दोनों डायरेक्शन होता है और बीच में एक ब्रेक होता है ईच साइड के लिए, ठीक है। गैम्बल्ड रूफ, मैnsard रूफ, आपका हीप रूफ या गैबल रूफ। यदि हम गैम्बल्ड रूफ की बात करते हैं, क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है बार्न रूफ होता है जो कि आपका सिमिलर मैnsard की ही तरह होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 2 आपके जो गैम्बल्स दोनों साइड पर प्रोवाइड किए रहते हैं और मैnsard में 4 प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपको दिखाते हैं इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये रूफ होता है, ठीक है, ये आपका मैnsard रूफ रहा, ठीक है, ये आपका मैnsard है और ये आपका क्या है, गैब्रल रूफ। देखिए यहाँ बीच में एक आपका जो है डिवाइड कर रहा है और दोनों साइड पे आपको रूफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैम्बल रूफ। ब्रेक प्रोवाइड कर रहे हैं बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फाउंडेशन प्लान विल शो। कर रहा है जो फाउंडेशन प्लान है वो क्या शो करता है, साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कारपेट एरिया, हाइट ऑफ फाउंडेशन या लेंथ ऑफ प्लिंथ। अब फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन जो है एक क्या होता है, आपका आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होता है उसका एक लेआउट होता है जो कि आपका मेनली क्या बताता है, ये मेनली आपका साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को, फाउंडेशन प्लान जो होता है, फाउंडेशन प्लान आपका साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कारपेट एरिया वगैरह तो बताएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। करा कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसको और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूनिट मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फोर्स मेथड। यदि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करते हैं तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड के द्वारा, ठीक है। ये आपका मोस्ट सूटेबल मैनुअल मेथड है जिससे हम कॉन्टिन्यूस बीम के एनालिसिस कर सकते हैं और रिजिड प्लेन फ्रेम्स का भी कर सकते हैं। ये स्टिफनेस अप्रोच पे आपका जो है बेस्ड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यदि हम फोर्स मेथड की बात करते हैं, इसमें टाइप ऑफ इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, गवर्निंग यदि हम बात करते हैं, आपके इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल में आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क है, कॉलम एनालॉजी मेथड है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है, कॉस्टी-लैंगोस थ्योरम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिटरमिनेसी होती है, वो कौन सी होती है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होती है। गवर्निंग इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आपकी बात करते हैं, आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, काइनेस मेथड है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा यदि हम बात करते हैं क्या करें, आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम क्या कहते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वाटर इन सॉइल विच इज इन एक्सेस ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर एंड विच कैन मूव फ्रीली डाउनवर्ड व्हेन द सॉइल इज पोरस एंड ड्रेनेज अवेलेबल इज कॉल्ड। कह रहा है आपका वाटर है जो सॉइल में, जो कि एक्सेस है हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी से, जो कि फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर जा रहा है सॉइल में, यदि आपका पोरस है और ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है, हमारे पास सॉइल रहा, इस पर हमने वाटर पावर किया, ठीक है। ये इसके जो है इसमें बहुत सारे वॉइड्स हुए, ठीक है। कुछ तो पानी जो इसमें फंस के जो है आपका कैपिलरी हिंजेस में फंस जाएगा, वो तो कैपिलरी वाटर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसके आसपास जो है इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगा। लेकिन जो वाटर का प्रोपोर्शन जो है, एक्सेस प्रोपोर्शन ड्रेन आउट हो जाए इसमें से फ्रीली आपका ग्रेविटेशन के कारण, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फ्री वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हाई ग्रेड कॉन्क्रीट इज यूज फॉर। कह रहा है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में जो हाई ग्रेड कॉन्क्रीट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, हैविंग
कंक्रीट ऑफ लो डक्टिलिटी, हैविंग लो क्रीप, हैविंग कंक्रीट ऑफ हाई ब्रिटलनेस, या कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करते हैं, उसके कुछ रीजन्स है, ठीक है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं प्री स्ट्रेसिंग में। पहली बात, हम लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, टेंडन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम लार्ज बेरिंग स्ट्रेस जो है उसको डेवलप करते हैं कंक्रीट में, ठीक है। हम बर्स्टिंग स्ट्रेसेस जो एंड पे होती हैं उसका इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के द्वारा सिंकेज क्रैक जो होता है उसको लो करते हैं, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो उसकी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इसका मतलब इलास्टिक और जो आपके क्रैक्स जो होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, वो आपके लो हो जाते हैं, मीन्स आपका क्रीप स्ट्रेंथ आपका लो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कई ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कई ऑप्शन सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट की यदि हम बात करते हैं तो लो क्रीप वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। करें इनमें से किस एरिया को कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंट्रेंस गेट, ऑल ऑफ द ऑप्शन, द वॉल एलॉन्ग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स, वरांडा, कॉरिडोर एंड पैसेज। अब कारपेट एरिया की बात करते हैं, क्या होता है, ये आपका यूजेबल एरिया होता है विद इन वॉल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कारपेट एरिया कहते हैं। कारपेट एरिया में हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, वरांडा है, कॉरिडोर है, पैसेज है, एंट्रेंस हॉल है, पोर्च है, स्टेयरकेस, ये सब उसमें एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये सारे एक्सक्लूड है इसमें से, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए मेथड इन विच मोर्टार कन्वेड थ्रू ए होस एंड पेनोमेटिकली प्रोजेक्टेड एट ए हाई वेलोसिटी ऑनटू ए सरफेस इज कॉल्ड। कर ऐसा मेथड जिसमें मोर्टार को जो है किसी होस के द्वारा कन्वे करके और पेनोमेटिकली मतलब दाब के द्वारा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाई वेलोसिटी से आपके सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं। फेरो सीमेंट कहते हैं, वार्निशिंग कहते हैं, कॉन्क्रीटिंग कहते हैं, या ग्रानाइट कहते हैं। जब हम ग्रानाइट या शॉर्टक्रीट की बात करते हैं तो क्या है, एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि आपके जो बिल्डिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें जो क्रैक्स हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से जो है हम हॉस के द्वारा पेनोमेटिकली क्या करते हैं, अपने कंक्रीट को अप्लाई करते हैं सरफेस पे, ठीक है। ये होता है आपका क्या, आपका ग्रानाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेन वाटर होल्स इन द पैरापिट और इन एजिंग इज कॉल्ड एज। जो कह रहा है रेन वाटर होल्स जो आपका पैरापिट या एजिंग पे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वाटर प्रूफिंग, वीप होल्स, एज होल्स, या होल्स। देन वीप होल्स की बात करते हैं। वीप होल्स क्या होती हैं, ये आपकी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि आपके हमारे एक्सटीरियर वॉल पर बिल्डिंग के छोड़ दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, जिससे क्या होता है जो वाटर होता है वो आपके वॉल से क्या करता है, स्कैप कर जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीप होल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। कर रहा है कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है किसकी रेसिप्रोकल होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यदि हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, क्या होता है बल्क मॉडुलस, तो ये आपका रेशियो होता है किसका, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन इलास्टिक रेंज, इसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। ये आप लोग देख सकते हैं के इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। एसआई मात्रक, यदि एसआई यूनिट की बात करते हैं बल्क मॉडुलस के लिए सेम एज प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द रेशियो ऑफ करेंट एसेट टू करेंट लाइबिलिटी इज नोन एज। करा करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटीज का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं। जब हम करेंट रेशियो की बात करते हैं, करेंट रेशियो क्या होता है, तो ये आपका एक प्रकार का जो है फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कि आपका किसी भी कंपनी की एबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर करने की जो एबिलिटी होती है उसको मेजर करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट के लिए। और ये आपका रेशियो होता है टोटल करंट एसेट अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज का। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, करंट रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिक्स ऑफ ट्रस इज कॉल्ड। ट्रस के जो वर्टिसेस होती हैं उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, स्काई लाइन, रिज लाइन, टॉप लाइन, या पिक लाइन। तो यदि हम ट्रस की बात करते हैं, ट्रस में जो हमारी जो रिज लाइन होती है एक ऐसी टर्म होती है जो कि आपका टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ट्रस का होता है, जो कि आपका एलोंग द एपेक्स आपका होता है, ठीक है। रिज लाइन आपका क्रिटिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपका रूफिंग में होता है, जो कि आपका क्या करता है, जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर में यूज आते हैं, ठीक है। रिज लाइन की यदि हम बात करते हैं, ये आपका एक एसेंशियल आपका मेंटेनिंग शेप वगैरह को मेंटेन करने का एक आपका कंपोनेंट होता है। जो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं रिज लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए वर्टिकल स्टिफेंड वेव और ए प्लेट गर्डर द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ
पैनल शुड नॉट बी एक्सीड। कह रहा है आपका वर्टिकल स्टीफन वेब है उस प्लेट गार्डर का, उसका कह रहा है लेसर क्लियर डायमेंशन जो होता है पैनल का वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है जो मिनिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टिफनर की होती है कितनी, 0.33D। मैक्सिमम स्पेसिंग जो आपका वर्टिकल स्टिफनर की 1.5D। लेसर क्लियर पैनल डायमेंशन जो होता है 180 TW से कम, ठीक है। और ग्रेटर क्लियर स्पैन डायमेंशन 270 TW से कम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा 180T। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है एक कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 230 into 400, ओके, इफेक्टिव हैज क्लियर span of 25 meter and supported on a 400 mm column. The effective span of cantilever, अच्छा कैंटिलीवर का यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन पूछ रखा है, ठीक है। अब क्लियर स्पैन तो दे रखा है ना आपको, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होता है यदि हम बात करते हैं किसकी, इफेक्टिव स्पैन की, ठीक है। स्पैन की क्या होता है आपका, ये होता है मिनिमम ऑफ क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन प्लस हाफ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, या कह सकते हैं क्या आपका या कह सकते हैं क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट, क्लियर स्पैन और क्लियर स्पैन प्लस हाफ विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्लियर इफेक्ट आपका दे ही रखा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका मिनिमम आ जाएगा किसका, मिनिमम क्लियर स्पैन हमारा कितना है, ठीक है, ओके 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितना है आपका 4। तो ये आपका 25 प्लस 0.2 हाफ करेंगे ना इसका, तो 0.2 या हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या 25, ये भी तो 0.2 ही हो रहा है, इससे यहाँ से भी 0.2 ही हो रहा है, ये तो 25.2 ही आ रहा है, दोनों से 25.2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन ए कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इफ द कॉम्पेक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95 एंड ग्रेटर देन 0.85 देन द स्टैंडर्ड ऑफ वर्केबिलिटी। कह रहा है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट है, उसमें कॉम्पेक्शन वैल्यू जो है आपका 0.95 से ज़्यादा, अच्छा कम, और आपका 0.85 से ज़्यादा है, तो स्टैंडर्ड वर्केबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वेरी लो के लिए जो कॉम्पेक्शन फैक्टर लेस देन 0.78 और स्लम्प वैल्यू 0.25 आता है। लो के लिए आपका 0.78 और आपका 0.85 तक आता है। 25 to 50 आपका स्लम्प वैल्यू आता है। मीडियम के 0.85 से 0.95 और आपका 50 से 100 स्लम्प वैल्यू। हाई के लिए आपका ग्रेटर देन 0.95 और 100 से 175 आपका स्लम्प वैल्यू आता है। 0.95 से आपका 0.85 तो आपका मीडियम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेसिड्यू ऑफ डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री ऑफ रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन। अच्छा पेनिट्रेशन वैल्यू पूछ रखा है, तो MC30 के लिए मीडियम होता है, इसके आपका विस्कोसिटी कितना 30-60 आता है। पेनिट्रेशन वैल्यू आपका 120 to 150, MC30 से लेकर के आपका, और MC आपका 800 तक 120 to 150 आता है। और RC यदि हम बात करते हैं आपका 70 से लेकर के और आपका 800 तक 80 to 120 आता है, ठीक है। यहाँ पर 80 to 120 आ जाए कितने के लिए, RC 70 के लिए, ठीक है, जो 360 डिग्री पे करते हैं, ठीक है, रैपिड क्यूरिंग के लिए, ठीक है। ये तो आपका मीडियम क्यूरिंग के लिए, रैपिड के लिए ये रहा आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रैपिड क्यूरिंग के लिए आपका 80 to 120 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का था प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच डिक्रीज इन वॉल्यूम अकर्स अंडर कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज। सॉइल की वह प्रॉपर्टी जिसमें आपका वॉल्यूम डिक्रीज होने का, कंप्रेसिव फोर्स के कारण आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या कहलाएगा। आपको पता ही है कि जब आपका ग्रेजुअल डिक्रीज आपका सॉइल वॉल्यूम में जो है आपका हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो हो रहा है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी में आपका जो है एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ट्राई एक्सियल टेस्ट टू एसेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एन एक्सकवेशन ऑफ क्ले स्लोप। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है जो कि आपका इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम जो होती है वो आपका क्ले स्लोप के लिए, एक्सकवेशन के लिए आपका काम में आता है, ठीक है।
यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की बात करते हैं, इसमें आपका एक्सपल्सन, ये आपका जो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर का टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका दोनों स्टेज में आपका काम आता है, और ये आपका क्ले अंडर अनड्रेन कंडीशन में आपका फास्ट लोडिंग रेट के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका टेस्ट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर का है, परमिटेड है बोथ स्टेजेस के लिए, और ये भी शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यूज में लाया जाता है। ये सैचुरेटेड सैंड आपका जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एनालिसिस सब के लिए यूज में। यदि हम सीयू की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की बात करते हैं, ये आपका क्ले स्लोप के लिए यूज में लाया जाता है, सच ये एक्सक्वेशन ऑफ क्ले स्लोप के लिए यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सीयू टेस्ट। बाकी यदि हम यूडी टेस्ट की बात करते हैं, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ये स्मॉलर सीयर लोड के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इन केस पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इन ए लोकेलिटी देन द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट इज। करा कि यदि आपका पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है लोकेलिटी में, तो करा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका वेस्ट वाटर को, टॉयलेट्स वगैरह का जो वेस्ट वाटर है उसको जो है जो स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता है, वो क्या कहलाता है, ओवरहेड टैंक, सेप्टिक टैंक, सम्प या स्टोरेज टैंक। आपको ओवरहेड टैंक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज होता है, ठीक है, ये आप कमर्शियल वाटर स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी यूज में लाया जाता है, ये आपका जो है मेंटेन फ्लो वाटर मेंटेन करके रखता है। सेप्टिक टैंक की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक जो होता है इसमें हाउस होल्ड में जो किचन वगैरह का जो पानी होता है ये इसमें आता है, यदि आपका पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। स्टोरेज टैंक आपका मल्टीपर्पज़ टैंक होता है जो कि आपका लिक्विड्स को स्टोर करने के काम आता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है लोकेलिटी में, तो जो वेस्ट वाटर जो आपके टॉयलेट्स वगैरह से आते हैं उसको स्टोर करता है कौन, तो वो करता है आपका सेप्टिक टैंक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ईओटी क्रेन मीन्स, कर रहा है ईओटी क्रेन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग एंड ओपन टाइप, इजी ऑपरेटिंग टाइप, या अर्थ मूविंग ओवर टाइप। अब देखिए कुछ अलग अलग से क्वेश्चन यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह से क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपको ध्यान, इक्विपमेंट से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये सब भी ध्यान आरआरबी में आपको देना पड़ता है। ईओटी क्रेन की यदि हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, ठीक है। ये आपका क्रेन होता है जो कि आपका इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, जो कि आपका ओवरहेड ट्रैक वगैरह जो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये आपको इंडस्ट्रियल यूज में मेनली यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी एट द फ्री एंड। का डिफ्लेक्शन बताना है फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड पी एट फ्री एंड। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि आपका यहाँ पर जो है एंड पे मूवमेंट लग रहा है, तो आपका कैंटिलीवर पे एंड पे मूवमेंट लग रहा है, तो आपका जो डिफ्लेक्शन आता है वो आपका ml²/2 आता है, ठीक है। यदि आपका कैंटिलीवर के एंड पे लोड लग रहा है तो यहाँ पर WL3/3 यदि आपका कैंटिलीवर पर जो है आपका UDL लग रहा है तो WL⁴/8 आएगा, UVL लग रहा है तो आपका WL⁴30 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर जो है UDL लग रहा है WL⁴/384 आएगा, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका PL/3 डेल्टा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है, नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपको उनको बताना है और एड्स बताना है, ठीक है। सेट स्क्वायर, अच्छा, टेम्पलेट, ड्राइंग सीट, अच्छा, इन सबको जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, फॉर नाइट लैंडिंग द रनवे थ्रेशोल्ड लाइट्स आर लाइटेड। नाइट लैंडिंग में जो रनवे थ्रेशोल्ड लाइट्स हैं वो किस कलर से लाइट करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं येलो की, येलो लाइट्स जो है इंडिकेट आपका कॉर्नरी स्टेटस जो है आपका उसके लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये रनवे थ्रेशोल्ड लाइट पे नहीं टिपिकली यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाइट की यदि हम बात करते हैं, ये आपका अलोंग द रनवे लेंथ यूज में किया जाता है, ठीक है, बट ये स्पेशली थ्रेशोल्ड के लिए यूज नहीं किया। थ्रेशोल्ड के लिए स्पेसिफिकली यदि हम बात करते हैं, ग्रीन लाइट जो है ये आपका थ्रेशोल्ड लाइटनिंग के लिए यूज में किया जाता है और ये नाइट में यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ए कैरियज वे इज नोन एज, कह कैरियज वे पे जो आपका हाइएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन, क्राउन, कैम्बर या ग्रेडियंट। क्राउन की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है, हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कैम्बर होता है, ठीक है। जो आपका हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ द रोड कहते हैं। कैम्बर क्या होता है, तो कैम्बर आपका रोड पे हम ट्रांसफर डायरेक्शन जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो आपका रेन वाटर होता है वो आपका ड्रेन आउट कर जाए, उसको हम कैम्बर कहते हैं। कैम्बर आपका 3 प्रकार से, स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर,
मिक्स्ड कैम्बर। ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपका स्लोप जो होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, जिसमें आपका रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कह रहा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का इनमें से कौन सा प्रोसेस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, लाइम ट्रीटमेंट या जियोलाइट। जियोलाइट प्रोसेस जो है आपका परमानेंट के लिए यूज लाया जाता है, बाकी सब जो टेम्पोररी हार्डनेस के लिए यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द। कह रहा है जो आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है एस्टिमेट का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसमें इक्विपमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। 1 सेकेंड, ये आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे सॉइल एट ए साइट कंसिस्ट ऑफ 2 layers, द टॉप लेयर हैज परमिबिलिटी k यूनिट्स एंड बॉटम लेयर हैज परमिबिलिटी आपका 5 k यूनिट्स। इफ द थिकनेस ऑफ बोथ द लेयर इज इक्वल देन व्हाट इज द एवरेज परमिबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कह रहा है सॉइल है, यहाँ पर 2 layers हैं, टॉप लेयर की परमिबिलिटी k यूनिट है, बॉटम लेयर की परमिबिलिटी 5 k यूनिट है। कह रहा है थिकनेस बोथ लेयर का इक्वल है, तो कह रहा है कि एवरेज परमिबिलिटी ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। ठीक है, 3 k यूनिट 5/3 k यूनिट। अच्छा, दोनों बराबर हैं, के एवरेज निकालेंगे, के एवरेज क्या होगा Z1 प्लस Z2 अपन Z1 अपन K1 प्लस Z2 अपन K2। यहाँ पर के एवरेज क्या आ जाएगा H अपॉन K प्लस 5 के कर दीजिए, तो के एवरेज जो आएगा 5/3 के आएगा। क्या आएगा, 5/3 के आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द लार्ज स्टील सिलिंड्रिकल मेटल कंटेनर्स यूज्ड इन आरएमसी प्लांट यूज्ड फॉर स्टोरिंग सीमेंट एंड और फ्लाई एश एंड सच सीमेंटियस मटेरियल आर नेम्ड एज। का जो लार्ज स्टील सिलिंड्रिकल मेटल कंटेनर्स जो होते हैं जो कि आरएमसी प्लांट में यूज किए जाते हैं, कह रहा है कि सीमेंट को स्टोर करने के लिए, फ्लाई स्टोर को या सीमेंटियस मटेरियल को उसको क्या कहते हैं, मिक्सर, स्क्रू कन्वेयर, सीलो या स्क्रैपर। अब कंक्रीट मिक्सर क्या होता है, ये आपका एक मिक्सर जो कि होमोजेनियसली कंबाइन करता है किसको, सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड को। ठीक है, स्क्रू कन्वेयर क्या होता है, ये आपका जो पाउडर या ग्रेनुलर मटेरियल्स होते हैं उसको जो कन्वे करने के। स्क्रैपर की यदि हम बात करते हैं, ये हेवी इक्विपमेंट होता है जो कि आपका अर्थ मूवमेंट में काम आता है। साइलोस की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका कंक्रीट, सीमेंट वगैरह जो है इनको जो है स्टोर करने के लिए यूज लाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, साइलोस। ऑप्शन नंबर सी। कहता है स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रसेस इज कॉल्ड। कह रहा है 2 एडजेसेंट ट्रसेस के बीच जो स्पैन होता है उसको क्या कहते हैं, स्पैन, पैनल, पिच, बे। बे क्या होता है, बे आपका 2 एडजेसेंट ट्रसेस के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्पेस होता है उसको कहते हैं बे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा सही यहाँ पर, बे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ हेडर बार इनसाइड द रबर विच बेंड्स कन्वेंशनली टू ड्रा स्मूथ कर्व थ्रू एनी सेट ऑफ पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रा एंड इज इन दिस। कह रहा है फ्लेक्सिबल कर्व जो होता है वो कंसिस्ट होता है, लीड बार इनसाइड होता है रबर बार के, और कन्वेंटली क्या कर रहा है, बेंड हो जाता है और कर्व के थ्रू आपका सेट पॉइंट करता है। कहते फॉलोइंग ड्राइंग एड इज दिस, तो ये आपका जो है फ्रेंच स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ड्राइंग के क्वेश्चन भी आपके आ रखे हैं। कहते बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम सैंड इज। कह रहा है एम सैंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर होता है। यदि हम बात करते हैं जो आपका एम सैंड जिसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहते हैं, देखिए इसके लिए जो हम आपका जो भी क्रशर यूज करते हैं वो आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉमन जो यूज करते हैं वो आपका वर्टिकल शाफ्ट जो इम्पैक्टर्स होते हैं WSI VSI उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, तो VSI क्रशर को यूज में लाते हैं, बाकी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फाइबर यूज्ड इन FRC आर आल्सो कॉल्ड एज। कह रहा है जो आपका फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट में जो फाइबर्स यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जो हम अपना फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट में जो फाइबर्स यूज हम करते हैं उसको कहते हैं हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या सेकेंडरी फाइबर्स। ठीक है, और आपका जो प्राइमरली यदि हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट तो आपका स्टील बार्स वगैरह होती हैं, ये क्या होगा, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा द ओल्ड टाइप ऑफ पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट विच इज बैंड इन मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू हैवी साउंड एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ओल्ड टाइप का जो पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट है जो कि आपका मोस्टली कंट्रीज बैंड है हेवी साउंड के कारण और वाइब्रेशन के कारण। यदि हैमर ड्रिवन पाइल की बात करते हैं तो ये बहुत ही भारी होता है और ये बहुत ज़्यादा साउंड आपका करता है। ठीक है, टॉप से हम क्या करते हैं, इसको
टॉप से पाइल पर जो है उसको ब्लो करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, तो एक्सेसिव नॉइज प्रोड्यूस होता है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में ये बैन है। ऑप्शन क्या है? हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द गर्डर्स हैविंग 2 और मोर देन 2 वेब्स आर कॉल्ड। कह रहा ऐसे गर्डर्स जिसमें 2 या 2 से अधिक वेब्स होते हैं क्या कहलाते हैं? यदि हम बात करते हैं आपका बॉक्स गर्डर की, यदि हम बात करते हैं बॉक्स गर्डर में 2 या 2 से आपके 2 कंक्रीट जो है इसमें आपके स्लैब्स होते हैं, इसमें टॉप और बॉटम पे, ठीक है। इसमें जो स्लैब्स होते हैं वो वर्टिकल ब्रिजेस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम वेब कहते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ये गर्डर्स 2 या 2 से अधिक वेब्स इसमें दिखने को मिलते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? बॉक्स गर्डर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें इफ रेनॉल्ड नंबर इज डॉट देन फ्लो ऑफ फ्लूड थ्रू पाइप इज लेमिनार। अब यदि हम बात करते हैं लेमिनार के लिए आर ई आपका जो है लेस देन या इक्वल टू 200 होता है, ट्रांजिशन के लिए आपका 200 से 400 के बीच में होता है, और टर्बुलेंट के लिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 4000 होता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2000, लेस देन 2000, तो ये आपका लेमिनार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड विथ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ टू इल्यूमिनेट ए टारगेट ऑन टेरेन फॉर स्टडिंग स्कैटर्ड रेडियंस इज। कह रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस किया जाता है स्पेसिफिक वेवलेंथ का किसी टारगेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। आपको पहले ऊपर क्वेश्चन बता दें, यदि हम कोई आर्टिफिशियली इल्यूमिनेशन यूज करते हैं किसी भी स्कैटर्ड रेडियंस के द्वारा हम टेरेन की स्टडी करने के लिए, तो हमारा कौन सा रिमोट सेंसिंग होता है? वो हमारा एक्टिव होता है। और पैसिव में यदि हम बात करते हैं तो पैसिव में क्या होता है? वो हमारा नेचुरल सोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्टिव रिमोट सेंसिंग हो जाएगा। ये आपका पैसिव और ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम एट द डायरेक्शन ऑफ 45 द ग्रेन, इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू ग्रेन, रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन, या इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन। जब हम टिम्बर की बात करते हैं तो इसका हाई स्ट्रेंथ आपका पैरेलल टू द ग्रेन यदि हम देखते हैं तो उस डायरेक्शन में हाई स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। यदि हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अलॉन्ग द ग्रेन की बात करते हैं तो ग्रेटर होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्रॉस द ग्रेन से, ठीक। टेंसाइल स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं अलॉन्ग द ग्रेन ग्रेटर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रॉस द ग्रेन। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाइल डिजाइनिंग द पाइल एज ए कॉलम द एंड कंडीशन अडॉप्ट इज रीच। कह रहा है कि यदि हम पाइल को एज ए कॉलम जो है यदि हम डिजाइन कर रहे हैं तो एंड कंडीशन, तो जब भी हम पाइल को एज ए कॉलम यूज करेंगे तो वहाँ पर जो एंड कंडीशन होता है तो एक एंड फिक्स होगा और दूसरा एंड हमारा हिंज होता है, ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द हेडिंग अप ऑफ वाटर अबव इट्स नॉर्मल लेवल व्हाइल पासिंग अंडर द ब्रिज इज नोन एज। कह रहा है कि यदि आपका ब्रिज के नीचे यदि आपका नॉर्मल लेवल से ऊपर यदि आपका वाटर जो है पास करने लगता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। एफ्लक्स, फ्री बोर्ड, इसका और ये क्लियरेंस। एफ्लक्स की बात करते हैं, ये क्या होता है? इंक्रीज इन वाटर लेवल अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर में यदि आपके कोई आपके जो है ऑब्स्ट्रक्शन जैसे डैम, ब्रिज वगैरह देखने को मिलता है तो वाटर लेवल क्या होता है वहाँ पे? एबव हो जाता है, इसको हम कहते हैं एफ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस प्रकार से इस पेपर के अपने पूरे 100 क्वेश्चन जो है जो कि आरआरबी जेईई आपका 28 अगस्त 2019 को हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो 3 पेपर इसके 2019 वाले हम करा चुके हैं, एक पेपर और बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे आप लोग जुड़ने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएं। थैंक यू एवरीवन।